नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ। आज महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा है। आज विधानसभा में शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है। आइए दिखाते हैं 30 सेकंड में ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर पद के चुनाव के बाद आज फ्लोर टेस्ट की बारी है। विधानसभा में स्पीकर पद पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत के साथ ही सीएम शिंदे ने पहली परीक्षा बड़ी आसानी से पास कर ली है। आज सदन के पटल पर शिंदे सरकार को अपना बहुमत साबित करना है और सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस सदन में विश्वास हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। स्पीकर के चुनाव में राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में महज 107 मत पड़े थे। तो जहां एक तरफ शिंदे सरकार को आज बहुमत साबित करना है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट को लगा है बड़ा झटका। ये झटका कैसे लगा है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे कैंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल देर शाम उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए नवनियुक्त स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को विधानसभा का नेता घोषित किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया। शिंदे गुट के भरत गोगावले को चीफ विप की मान्यता दी गई। कल विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कर लिया गया। राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए, यानी शिंदे कैंप ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। महज 107 वोट ही उद्धव ठाकरे जुटा पाए। स्पीकर चुनाव में राहुल नार्वेकर की बंपर जीत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। स्पीकर चुनाव में शिंदे कैंप ने उद्धव कैंप को पटखनी देते हुए साफ कर दिया कि आखिर सदन में बहुमत किसकी तरफ है। स्पीकर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को केवल 107 वोट मिले। इस जीत ने ही फ्लोर टेस्ट का रुख क्या होगा ये स्पष्ट कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आज आंध्र प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में पीएम मोदी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उनकी 30 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। फिर शाम 4:30 बजे पीएम गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में विजय संकल्प रैली की और इस दौरान चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों पर सभी को भरोसा है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने परेड ग्राउंड से भरी हुंकार, कहा अब की बार तेलंगाना में बनेगी बीजेपी सरकार। जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। पीएम ने कहा कि तेलंगाना का विकास उनकी प्राथमिकता है और जनता ने यहां डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। उधर तेलंगाना में जेपी नड्डा और अमित शाह ने जमकर जो केसीआर सरकार है उसको घेरा और साफ तौर पर यह कहा कि देश तो आगे बढ़ रहा है लेकिन तेलंगाना पिछड़ रहा है। इसके अलावा कहा कि ओवैसी से डरते हैं केसीआर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने केसीआर पर बोला हमला, कहा ओवैसी से डरते हैं केसीआर। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन तेलंगाना पिछड़ रहा है। निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। जाहिर है बीजेपी अब जोर शोर से मिशन दक्षिण पर जुट गई है। और आपको बता दें ज्ञानवापी मामला, जी हां, ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज से कोर्ट में फिर शुरू होगी सुनवाई। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत कोर्ट करेगी इस मामले की सुनवाई।
ज्ञानवापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में स्थित वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। ऑर्डर 7 रूल 11 के अनुसार कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के पूर्व ये तय करती है कि क्या दायर याचिका सुनने लायक है या नहीं। तो 7/11 के तहत इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामला कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा। वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी केस पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की ओर से दायर उस याचिका का विरोध किया था, जिसमें परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि याचिका पूजा स्थल अधिनियम के विरुद्ध है। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। और आइए बात करते हैं उमेश कोल्हे हत्याकांड की। इस पूरे मामले को लेकर अब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भी पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है और इसको लेकर एनआईए जांच करे। एनआईए आतंक समेत जो तमाम पहलू हैं इस पूरे केस के, उसको लेकर जांच करेगी। उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार बेहद गंभीर है और एनआईए भी हर एंगल से घटना की जांच में जुटी है। उमेश कोल्हे की हत्या मामले में अब तक सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल सभी 7 आरोपी एनआईए के रिमांड पर हैं। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और सबूत भी जुटाए हैं। एनआईए आतंकी एंगल से भी घटना की जांच करते हुए ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके तार विदेश से भी जुड़े तो नहीं हैं। तो उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले को लेकर महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पूरी तरीके से गंभीर है और इस सब के बीच जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले के पीछे विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है और इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड की हर एंगल से जांच का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया है। अमरावती की घटना बहुत ही गंभीर है। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण इस प्रकार का सारा व्यवहार है। शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। पहले इसे डकैती का रूप क्यों दिया गया था, इसकी भी जांच अब शिंदे सरकार कर रही है। और इस पूरे मामले पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उमेश कोल्हे के परिजनों से मुलाकात की। महाविकास आघाड़ी सरकार पर इस पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमरावती में उमेश कोल्हे के परिजनों से मिलकर सांसद नवनीत राणा ने उन्हें सांत्वना दी। नवनीत राणा ने कहा कि एमवीए सरकार में मामले को दबाने की कोशिश की गई। सवाल हमने जब सभी लोगों ने, आम लोगों ने, नेशनल मीडिया ने जब ये सवाल उपस्थित किए, तब जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर आके कहती है यस ये रिलेट करता है नूपुर शर्मा के साथ में, यस ये रिलेट करता है एक हिंदू विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के साथ में। मुझे लगता है कि अभी ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस पूरे मामले को लेकर परिजनों से मुलाकात की और ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी आज उमेश कोल्हे को श्रद्धांजलि देगी और एक कार्यक्रम बीजेपी ने आयोजित किया श्रद्धांजलि के लिए। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरावती में बीजेपी आज केमिस्ट उमेश कोल्हे को देगी श्रद्धांजलि। कल सांसद नवनीत राणा ने परिजनों से मिलकर दी थी सांत्वना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग की थी। उमेश कोल्हे की हत्या में शामिल सभी 7 आरोपी फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं और एनआईए साजिश के तार खंगालने में जुटी है। गिरफ्तार यूसुफ खान उमेश कोल्हे का अच्छा दोस्त था और उमेश कोल्हे से किसी तरह की कोई लूटपाट भी नहीं की गई थी। हालांकि पुलिस ने पहले इसे डकैती का केस बताया था। और आइए बात करते हैं उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड मामले की। इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद गौस, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मोहम्मद गौस को 2 मौलानाओं ने पाकिस्तान भेजा था। 2 मौलानाओं ने पाकिस्तान भेजा था इस पूरे मामले पर। और क्या जानकारी मिल रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में शामिल मोहम्मद गौस वारदात को अंजाम देने से पहले ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने उदयपुर से अब्दुल रज्जाक, रियायत हुसैन, वसीम अत्तारी और अख्तर रजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। फिलहाल जांच में पता चला है कि इन लोगों के साथ 30 और लोग भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर उदयपुर आए हैं। तो उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड और इस पूरे मामले में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से परिवार से मुलाकात वो करेंगे, साथ ही सांत्वना देंगे। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की थी। कल जयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन किया था और हत्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। वहीं एनआईए साजिश की तह तक पहुंचने के लिए लगातार जांच में जुटी है। तो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल जिसको पूरे हो रहे हैं आज 100 दिन, लोक भवन में योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार अपनी दूसरी पारी में आज पेश करेगी अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। आज दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी अपनी सरकार के 100 दिनों के कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखेंगे। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। सरकार गठन के बाद 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तय की गई है। पहले 100 दिनों के लक्ष्य की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। प्रगति रिपोर्ट सरकार की रफ्तार का भी आकलन करवाएगी, क्योंकि योगी सरकार ने अधिकांश संकल्पों को मात्र 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो कि 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्र के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। फिलहाल भारत में 8,50,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जिनसे देश के 90% गांव जुड़े हुए हैं। और आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। 2 दिवसीय सत्र है और ये माना जा रहा है कि विधायकों के वेतन की वृद्धि का जो बिल है वो इस दौरान लाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र में विधायकों के वेतन में वृद्धि का बिल लाने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपए किए जाने की संभावना है। सुबह 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। विधायकों को सत्र में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सत्र में अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ भी प्रस्ताव ला सकती है दिल्ली सरकार। पंजाब में भगवंत मान सरकार के गठन को 3 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। कैबिनेट विस्तार शाम को 5 बजे होगा, लेकिन कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के 3 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। आज शाम 5 बजे भगवंत मान कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 5 से 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नए मंत्रियों में एक महिला मंत्री के भी शपथ लेने की संभावना है। पंजाब में इस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास लगभग 27 विभाग हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। और बिहार की राजधानी पटना में यूपी की तर्ज पर चल रहा है बुलडोजर। जी हां, 17 बुलडोजर चलाए गए यूपी की तर्ज पर पटना में भी। और किस तरीके से अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजधानी पटना में यूपी की तर्ज पर चला बुलडोजर। पटना के राजीव कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव और आगजनी।
पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। राजीव नगर और नेपाली नगर में पुलिस प्रशासन की टीम 70 मकानों को तोड़ने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ठेले में आग लगाकर पुलिस प्रशासन को रोकने की कोशिश की। आग की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में क्राइम ब्रांच की तरफ से दरअसल एक फरेबी शातिर की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। फरेब का सामान भी बरामद हुआ है। दिल्ली में रोहिणी के साइबर सेल में तैनात एसएचओ की टीम ने एक ऐसे फरेबी को गिरफ्तार किया है जिसका सीधा कनेक्शन चीन के साथ था। 2 दिन के अंदर फरेबी ने 75 लाख रुपए की जालसाजी की थी। फरेबी इतना शातिर था कि चीटिंग का पैसा लेते ही उसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर देता था। दिल्ली पुलिस के इस केस का साइबर सेल ने भंडाफोड़ किया और फरेबी के पास से 7 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, एक डोंगल, BMW कार, 16 ATM और डेबिट कार्ड, 27 सिम, 5 बैंक पासबुक और 6 चेकबुक जब्त किए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, अनंतनाग में हुआ है आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा के दौरान यह आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। अमरनाथ यात्रा के बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहड़ा में आतंकी घटना सामने आई है। आतंकियों ने रविवार को पुलिस दल को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बिजबिहड़ा में आतंकियों ने सिपाही पर फायरिंग कर दी। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जवान के पैर में गोली लगी है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और आपको बता दें, इस बीच जम्मू कश्मीर में रिसाई जिले में गांव वालों ने 2 आतंकियों को पकड़ा, जिसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के रियासी इलाके में ग्रामीणों ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को पकड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों ने आतंकवादियों को भारी हथियारों और गोला बारूद के साथ धर दबोचा है। पकड़े गए आतंकियों के नाम फैजल अहमद डार और तालिब हुसैन हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 7 हैंड ग्रेनेड, पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को उपराज्यपाल ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं DGP ने भी ग्रामीणों को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। NH 91 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 8 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बुलंदशहर में NH 91 पर महिला मजदूरों से भरी तेज रफ्तार गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी टैंकर से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर समेत 8 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायल कई महिला मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खुर्जा की एक पॉटरी फैक्ट्री में काम कर एक गाड़ी में सवार होकर महिला मजदूर लौट रही थी। घायलों को बुलंदशहर और खुर्जा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर के नोनी में भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन के बीच मरने वालों की जो संख्या है वो अब 42 तक जा पहुंची है। मणिपुर के नोनी जिले में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास मलबे में दबकर जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 42 पहुंच गई है। कई शव घटनास्थल के पास नदी से बरामद किए गए हैं। बुधवार गुरुवार की आधी रात आए इस मलबे के नीचे रेल लाइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे वर्कर और उनकी सुरक्षा में लगे टेरिटोरियल आर्मी के जवान दब गए थे। बचाव के काम में NDRF, सेना और स्थानीय पुलिस के 200 से ज्यादा जवान लगे हैं। खराब मौसम के कारण इलाके में राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। 7 जवानों और 21 नागरिकों की तलाश अब भी जारी है। और अब बात अमेरिका के टेक्सास की, जहां पर भारी गोलीबारी हुई, 2 की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका में फिर गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। टेक्सास में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी शूटिंग में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। टेक्सास गोलीबारी में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। गोलीबारी में एक पुरुष और एक महिला की मौत हुई है। और अब खबर इटली से मिल रही है, जहां पर अल्पाइन ग्लेशियर का जो एक हिस्सा था वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसमें 2 की मौत हो गई, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं।
इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा रविवार दोपहर को टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच अब भी फंसे हैं, जिन्हें अल्पाइन रेस्क्यू कोर के कर्मी निकालने में जुटे हैं। मरमोलाडा चोटी इलाके में जारी बचाव में 5 हेलीकॉप्टर और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। जून से इटली भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। ग्लेशियर टूटने की वजह गर्मी भी हो सकती है।